नमस्कार। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने की श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 67वीं बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के पेपर हैं उनमें भूगोल विषय के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? किसे नहीं, किस में होना चाहिए, ये टाइपिंग की एरर है। किसमें? निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई? मैंने इस प्रश्न के उत्तर के लिए इंटरनेट से कुछ जानकारी ली तो मुझे जानकारी मिली कि बिहार में सुपौल और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण की योजना शुरू की गई है। ये जानकारी मुझे मिली। बिहार के सुपौल एवं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शंस में कैमूर टाइगर रिजर्व दिया है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी दी गई है और नीचे ई ऑप्शन में लिखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सुपौल नहीं दिया गया है ऑप्शन में, केवल वाल्मीकि दिया गया है, इसलिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर एनसीईआरटी से मिल जाएगा। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें सौर मंडल से संबंधित जो अध्याय है उस अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उस अध्याय में ही ये बताया गया है कि तारे का निर्माण निहारिका से होता है और ग्रहों का निर्माण तारे से होता है। तो हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं उनका जो निर्माण हुआ है वह सौर मंडल के मुख्य तारे से हुआ है और हमारे सौर मंडल का तारा सूर्य है, इसलिए सूर्य हमारे सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो इसमें ऑप्शंस में पृथ्वी, बृहस्पति, शनि ये तीनों ग्रह हैं और शनि और सूर्य यहाँ पर जो दिया गया है सूर्य तारा है। तो तारे से ही ग्रहों का निर्माण होता है, ग्रहों से ही उपग्रहों का निर्माण होता है, इसलिए जो प्रधान आकाशीय पिंड हो जाएगा वह सूर्य हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, सूर्य। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है जिसके 8 ग्रह हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? इस नीफे, सियाल, सीमा आदि की चर्चा एनसीईआरटी की बुक्स में कई जगह की गई है। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें सियाल, सीमा, नीफे की चर्चा कई जगह की गई है। इनको समझ लेते हैं। पृथ्वी की कई परतें हैं। ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है, उसके बाद मेंटल आता है, मेंटल के बाद आउटर कोर और आउटर कोर के बाद इंटरनल कोर आती है, आंतरिक कोर एरिया, आंतरिक क्रोड का क्षेत्र आता है। तो जो क्रस्ट का भाग है वह सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। तो सिलिका और एल्युमिनियम से बने हुए होने के कारण सिलिका को इंग्लिश में SiLiCa लिखा जाता है। तो सिलिका वर्ड के पहले 2 लेटर और एल्युमिनियम वर्ड के पहले 2 लेटर मिल के जो वर्ड बनेगा वह हो जाएगा सियाल, जो कि महाद्वीपीय क्रस्ट का भाग जिससे बना हुआ है वह सियाल है। और जो लिखा हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें क्या होगा, सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma, पहले 2 लेटर दोनों शब्दों के, इससे सीमा कहा जाता है। इससे महासागरीय परपटी बनी हुई है, या जो परपटी का निचला भाग है वह सीमा से बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। अगर हम जाएंगे पृथ्वी की आंतरिक परत के बारे में जानकारी जब हमें लेनी है तो पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वह निकिल और फेरस से बनी हुई है और निकिल और फेरस, निकिल के पहले 2 लेटर Ni और फेरस या फेरम के पहले 2 लेटर मिलकर बन जाएंगे नीफे। तो जो पृथ्वी की आंतरिक परत है, कोर या उसे क्रोड भी कहते हैं, वह निकिल और फेरस से बनी हुई है। फेरस या फेरम कह लें, लोहे के लिए इंग्लिश में फेरस या फेरम कहा जाता है।
तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, निकल और फेरम, क्योंकि लिखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो निकल का Na और फेरम का Fe मिलकर बन गया नीफे। और यहाँ पर ये जो निकले लिखा हुआ है ये गलत है, ये टाइपिंग एरर है, निकल और फेरम, और डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी से ही इसकी जानकारी मिल जाएगी। एक पैराग्राफ भी मैंने लिया है, इसे पढ़ लेते हैं। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व तो लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व तो लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों, मुख्यतः निकल व लोहे का बना है। तो निकल का Na और लोहे को इंग्लिश में फेरम कहते हैं। तो निकल के Na और फेरम के Fe को मिलाकर जो वर्ड बनेगा वह निफे बन जाएगा। इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना थी वह विलियम मॉरिस डेविस ने प्रस्तुत की थी। विलियम मॉरिस डेविस या WM डेविस अमेरिकन ज्योग्राफर थे। उन्होंने बताया था कि जो भूखंड पहले उनका उत्थान होता है और उसके बाद अपर्दन के कारक अपर्दन करके उसे एक समतल आकृतिविहीन मैदान में बदल देते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा WM डेविस, बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। ये नई वाली एनसीईआरटी में तो इसकी जानकारी नहीं दी गई है, या तो किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना पड़ेगा या फिर जो पुरानी वाली जो एनसीईआरटी हैं उनमें इसकी जानकारी दी गई है। WM डेविस ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपर्दन की वह विधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। गरजने वाला 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? नीचे ऑप्शन दिए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, और ई ऑप्शन वही है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए समझ लेते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के बीच वाले भाग से इक्वेटर गुजरता है। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, इक्वेटर के दक्षिण में, और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। आप लोगों को पता है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांशों के निकट बहुत तीव्र गति से ध्वनि करती हुई पवनें चलती हैं। उन पवनों को कहा जाता है गरजता 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें। और ये पवनें पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पवनें हैं। और इन पवनों का जो मुख्य कारण है वह यही है कि दक्षिणी भाग में विस्तृत सतह पर जलीय भाग मिल जाता है। तो जो पवनें होती हैं जलीय भाग से फ्रिक्शन करते हुए, घर्षण करते हुए बहुत तीव्र ध्वनि करती हैं, और उसी ध्वनि के प्रतीक को दर्शाते हुए ये नाम लिखे गए हैं, गरजता 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 इत्यादि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, दक्षिणी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं, हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, और ई ऑप्शन वही है जो सब में दिया गया है। इसके लिए मैंने एक मैप लिया है। इस मैप को आप लोग देखिए। इस मैप में यहाँ पर दिखाया गया है सारगैसो सागर, ये वाला जो एरिया है, इसके बीच में ये एरिया जो है ये सारगैसो सागर का है।
आप लोगों को पता है कि जो इक्वेटर है वह लगभग इस क्षेत्र से गुजरता है, 0 डिग्री। ये इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। तो इस इक्वेटर के उत्तर वाला भाग या ऊपर वाला भाग, किसी भी मानचित्र में उत्तर की ओर जो दिशा होती है वह उत्तर दिशा होती है। तो यहाँ पे भी देखेंगे इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक हो गया, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर लिखा भी है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। और इस विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो गया। जैसे ये विषुवत रेखा है, इसके अगर दक्षिण में ये वाला जो जलीय भाग है जो नीले रंग से दिख रहा है, ये दक्षिणी अटलांटिक का जलीय भाग है, दक्षिणी अटलांटिक। तो इस मैप्स को देखकर आप लोग बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सारगेसो सागर है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शंस में देखिए क्या लिखा है, हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। कुछ टेक्स्ट भी दिया है इसके बारे में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के बीच प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर कहा जाता है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है, जिसे पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहते हैं। इसी के नाम पर इस सागर का नाम सारगेसो सागर रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? अर्थात भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट और डूरंड रेखा। मैंने अगली एक स्लाइड पर इन चारों की जानकारी ली है। तो भारत एवं चीन के बीच हो जाएगी मैकमोहन रेखा, यही उत्तर हो जाएगा। आगे लिखा है रेड क्लिफ रेखा के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच, और भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। इंदिरा पॉइंट के बारे में जानकारी एनसीईआरटी से ली है। इंदिरा पॉइंट भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें निकोबार द्वीप समूह में बिल्कुल दक्षिणतम एरिया में एक छोटा सा आइलैंड था, द्वीप था, लेकिन वह द्वीप 2004 की जो सुनामी आई थी उस सुनामी में जलमग्न हो गया था। ये जानकारी एनसीईआरटी से ही ली है। भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देख रहे थे कि भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। उसका नाम हो जाएगा मैकमोहन रेखा, और ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहा है। यहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। और ई ऑप्शन वही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर भी एनसीईआरटी से दिया जा सकता है। इस प्रश्न के आंसर को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं।
ये भारत का मानचित्र है। आप लोगों को पता है कि जो भारत का मानसून है या जो भारत में मानसून आता है वह दो शाखाओं में आता है मुख्य रूप से। इधर हो गई अरब सागर की शाखा और इधर बंगाल की खाड़ी। तो जो अरब सागर की शाखा है वह शाखा तीन उप शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इस तरफ आती है पहली शाखा, यहाँ पर हिट करती है जो केरल और कर्नाटक का एरिया है और इस क्षेत्र में वर्षा करती है। दूसरी शाखा नर्मदा तापी के मुहाने से हिट करती है और आगे तक मध्य भारत तक वर्षा करती है। इसकी जो तीसरी शाखा होती है ये गुजरात के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से होकर आगे बढ़ती है। तीसरी शाखा यहाँ से आगे बढ़ती है और ये आगे तक जाती है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि वर्षा के होने के लिए पर्वतीय अवरोध होना चाहिए। वर्षा तीन प्रकार से होती है, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पर्वतीय वर्षा मुख्य रूप से होती है कि जैसे मान लीजिए केरल कर्नाटक से जो हिट करती है या जो नर्मदा तापी मुहाने के किनारे से हिट करती है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट नामक पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से हिट करने के बाद वह इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा करती है। लेकिन जो ये गुजरात के प्रायद्वीप से होकर जो पवनें आगे बढ़ती हैं, इनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अरावली रेंज है तो इस क्षेत्र में, लेकिन वह अरावली रेंज इन पवनों के समानांतर दिशा में है। इन पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती अरावली रेंज। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई इस तरीके से कोई पर्वत श्रृंखला होती तब इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती इन वाली पवनों से, लेकिन ऐसी कोई यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है नहीं और इसलिए ये जो पवनें हैं ये सीधा आगे निकल जाती हैं और पवनों के मार्ग में कोई अवरोध ना होने के कारण यहाँ पर इन वाली या जो अरब सागर की जो शाखा है उससे कोई वर्षा यहाँ पर नहीं हो पाती। तो ये तो बात रही अरब सागर की शाखा की। बंगाल की खाड़ी की जो पवनें जाती हैं वे इस क्षेत्र में जाती हैं और यहाँ पर अराकान योमा है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला है, तो इस अराकान योमा से हिट करती हैं। ये थोड़ी सी कर्व लिए हुए क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण अपने मूल दिशा से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये पवनें जाके इस अराकान योमा से हिट करती हैं। इससे हिट करने के बाद ये पवनों दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। इसकी दो उप शाखाएं हो जाती हैं। एक तो चली जाती है उत्तर पूर्व की ओर और दूसरी चली जाती है मध्य भारत की ओर। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया था कि अरब सागर की ये जो गुजरात प्रायद्वीप से होकर जाने वाली शाखा है इसके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना होने के कारण वर्षा नहीं होती। लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसमें आर्द्रता की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और इसमें आर्द्रता ना होने के चलते या आर्द्रता बहुत कम होने के चलते इस वाले क्षेत्र में वर्षा बहुत कम नाम मात्र की वर्षा होती है। तो ये कारण है कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो अब देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून इस क्षेत्र में पहुँचने में असफल रहा है। नहीं, ये बात सही नहीं है। मानसून पहुँचता तो है लेकिन अरब सागर की जो शाखा है उसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं है और ये जो बंगाल की खाड़ी की जो एक उप शाखा है जो इधर जाती है वह आर्द्रता से विहीन होती है, उसमें आर्द्रता बहुत कम होती है, नाम मात्र की रह जाती है। ये कारण होता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है। स्थानीय गर्मी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जो पवनें आती हैं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेके आती हैं। यहाँ जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। स्थानीय जल की उपलब्धता से भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आर्द्रता अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से पवनें खुद लेके आती हैं। डी ऑप्शन दिया है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला।
कोई पर्वतीय अवरोध नहीं आता है हवाओं के मार्ग में। मरुस्थलीय प्रदेश होने के कारण राजस्थान से होकर गुजरने वाली वर्षा की पवनें किसी रुकावट की अनुपस्थिति में ठंडी नहीं हो पाती हैं, जिससे वहां बहुत कम वर्षा होती है। ये आंसर सही हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, कई स्टेट की पीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपीएससी की भी परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। हाँ, बात सही है, लागू की गई थी, चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, मई में मनाया जाता है, 22 मई को ही मनाया जाता है, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। ये बात भी सही है। जो वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था, उसकी थीम यही थी, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। इसे इंग्लिश में भी मैंने लिया है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ है। इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। कॉमन सेंस से भी समझा जा सकता है, और अगर आप लोग पढ़ेंगे बाघ परियोजना के बारे में तो उसमें उद्देश्यों में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर पूछा है, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल एक और तीन, केवल दो और तीन। डी में दिया है 1, 2 और 3। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके आंसर्स में, एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है, बाघ परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। और दूसरे वाले ऑप्शन को तो हमने देख ही लिया था कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। अगला स्टेटमेंट भी सही था, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहले तो करेबा को समझ लेते हैं। करेबा एक विशेष प्रकार की मृदा है जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती है, और करेबा मृदा केसर की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, केला, केसर, आम, अंगूर। केसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये जानकारी भी आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या लिखा है। कश्मीर हिमालय करेबा के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ केसर की खेती की जाती है। एनसीईआरटी में, जो हिंदी वाली एनसीईआरटी है, उसमें लिखा है कि करेबा मृदा जाफरान की खेती के लिए उपयुक्त है। जाफरान जो वर्ड है हिंदी वाली एनसीईआरटी में, वह इंग्लिश वाले एनसीईआरटी में लिखे गए वर्ड सैफरान को लिख दिया गया है, और सैफरान का मतलब होता है केसर। तो उसको आप लोग जहाँ जाफरान लिखा है उसको केसर ही समझिए, केसर ही पढ़िएगा। इस एपिसोड में आज 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बाकी बचे हुए जो भूगोल के प्रश्न हैं 67वीं बीपीएससी परीक्षा के, वो अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।